गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सब? आवाज बदल गई है ना, बहुत ज्यादा। हाँ, इनका जो संडे को जो पेपर था ना, कौन सा पेज? पेपर सेल। अब वो रेलवे वालों की दुनिया में एक लाइन बोलते हैं, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सुनी होगी आपने लाइन। अब तबीयत मेरी खराब थी, पर 2-3 दिन आप लोग डिस्टर्ब हुए थोड़े से, पर अब वापस से आज नहीं थी हिम्मत, फिर भी मैंने कहा आज तो चलते हैं यार, नहीं तो फिर ऐसे रुक जाएगा मामला। चलो ठीक है, लास्ट अपना जो संडे को पेपर हुआ था उसको एक बार डिस्कस कर लें। उसमें एक आध क्वेश्चन हो सकते हैं क्योंकि क्लासेस नहीं हो पाई थी, कोई बात नहीं, उनको पढ़ के खत्म करना ही आगे भी। वैसे कर लिए होंगे आप लोगों ने। कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 51। आवाज सबको आ रही है ना पीछे? ठीक है, कम ज्यादा जैसी हो बता देना। क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, इजी भी हैं, बट इजी अच्छे कैसे हो सकते हैं वो क्वेश्चंस ही। क्वेश्चंस मेरे ढूंढने का तरीका बहुत अलग अलग होता है, कभी खुद बनाता हूँ, एग्जाम के टेस्ट डिस्कस करने के बाद बताएंगे कहाँ के क्वेश्चन से, ठीक है, अपने किसी के एग्जाम के, लेकिन इनमें से अपने एग्जाम में आने के पूरे कोई सॉलिड क्वेश्चन लेके आए, देखते कहां से। सबसे पहले 2 माइक्रोब्स फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। कौन से 2 हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं? ई कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस। ठीक है, ई कोलाई तो बहुत ज्यादा यूज होता है, ह्यूमन इंसुलिन से लेके हमने बात करते हैं, और एग्रोबैक्टीरियम जीन ट्रांसफर में। इसने कुछ भी नहीं बोला था, इसने इतना सा बोला था कौन से 2 माइक्रोब्स है जो सबसे ज्यादा जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होते हैं। जीन ट्रांसफर में यूज करो या क्लोनिंग में यूज करो, कुल मिला के इनका यूज करते हैं। नीचे के कोई ऐसे डायरेक्टली थे नहीं, विब्रियो एंड लैम्डाफेज, इतना ज्यादा कोई विब्रियो की बात नहीं करते, डिप्लोकोकस स्यूडोमोनास भी नहीं, क्रॉन गोल बैक्टीरियम तो वही हो गया एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, लेकिन सिनो रेबडेटस ऐसा कुछ अपन ने पढ़ा नहीं है बस, ठीक है। आसान क्वेश्चन, लेकिन कई सारे दिमाग लगा के। ये भी गलत हुआ कि किसी का? चलो बहुत बढ़िया बात है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट्स द डीएनए मॉलिक्यूल रैंडमली? नहीं, कट्स द डीएनए मॉलिक्यूल एट स्पेसिफिक साइट्स पे ये डीएनए मॉलिक्यूल को कट करता है। फिर भी 4 ऑप्शन हमेशा पढ़ेंगे। रेस्ट्रिक्ट द सिंथेसिस ऑफ डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस, ऐसा कुछ नहीं है। रेस्ट्रिक्ट शब्द को पकड़ के इसने को हर कुछ लैंग्वेज बना दी है, ठीक है। सिंथेसाइजेस डीएनए नहीं, डीएनए सिंथेसाइज कौन सा एंजाइम करता है? डीएनए डीएनए पॉलीमरेज। दूसरा और कोई बताया था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमने जो पढ़ा था, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करता है। पीछे वालों को सुनाई दे रहा है? हाँ, मेरे ख्याल एकदम से तुम कुछ लगा, मैंने हो जाएगा, ये क्या बता, ठीक है। नेक्स्ट है गोल्डन राइस इज ए प्रोमिसिंग ट्रांसजेनिक क्रॉप। देखो, एक अपन भाषा लिखते हैं वो सिंपल लिखते हैं, ये एग्जाम वाले प्रोमिसिंग ऐसे ऐसे बड़े खतरनाक वो शब्द यूज करते हैं, लेकिन वो केवल उलझाने जैसे शब्द है, बाकी आसान है, ठीक है। तो गोल्डन राइस इज ए प्रोमिसिंग ट्रांसजेनिक क्रॉप, सॉरी, हाँ, गोल्डन राइस इज ए प्रोमिसिंग ट्रांसजेनिक क्रॉप। व्हेन रिलीज फॉर कल्टीवेशन इट विल हेल्प इन। तो जब इसको रिलीज किया गया किस चीज के लिए? विटामिन ए। अब एनहांसमेंट जानते हैं, इसमें लिखा एलिविएशन, एलिविएशन मतलब बढ़ने के लिए ही है, तो विटामिन ए डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए। यहाँ 2 वर्ड मीनिंग उल्टे पुल्टे निकल सकते हैं, तो इसलिए अपने को वैसे हमेशा ध्यान रखना है कि ऑप्शन में भी हमें प्रायोरिटी देखनी होती है वापस। वैसे एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, और विटामिन ए डेफिशिएंसी, तो इसने बोला कि यूज कब हेल्प करेगा? जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी बढ़ेगी, तो उसको दूर करने के लिए फिर गोल्डन राइस काम में आएगा, ठीक है। ये इसका मीनिंग निकलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि गोल्डन राइस से विटामिन ए डिफिशिएंसी कम हो रही है, विटामिन ए डिफिशिएंसी बढ़ रही है,
ऐसा नहीं है, विटामिन ए की एफिशिएंसी बढ़ रही है तो गोल्डन राइस यूज होगा, तो वो विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी है वो फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा शब्द उलझा सकते हैं। ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए ट्रांसजेनिक स्पीसीज ऑफ, किससे है? एस्केरिशिया इकोलाई। अभी जस्ट मैंने बोला था ना, तो एस्केरिशिया लिखा, इकोलाई का पूरा नाम होता है एस्केरिशिया कोली। ठीक है ना, तो एस्केरिशिया इसलिए बोला गया। ए ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप विच में हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंड इन डेवलपिंग कंट्रीज, नाइट ब्लाइंडनेस। तो सिंपल सा ये है कि नाइट ब्लाइंडनेस किससे डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन ए। वही बात घुमा फिरा के पूछी गई गोल्डन राइस। तो एक साथ दो क्वेश्चन पूछ लिए, नाइट ब्लाइंडनेस किससे होता है और उसके लिए क्या डेवलप किया गया? गोल्डन राइस। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड इन ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए इन क्रॉप प्लांट्स? जीन ट्रांसफर के लिए प्लांट्स में किसको यूज किया जाता है मोस्ट कॉमनली? तो मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर जीन ट्रांसफर इन प्लांट्स। ठीक है, द पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल मेथड इज यूज फॉर, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल मेथड इज यूज फॉर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन की बात करें तो अपन ने केमिकल में नाम लिखा हुआ है। जैसे हम पीईजी की बात करते हैं, हमने एक तो फ्यूजन पढ़ा था, वो जीन ट्रांसफर नहीं था। जीन ट्रांसफर के तरीके पढ़े थे, नेचुरल, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में फिर हमने बात करी थी किसकी? फिजिकल और केमिकल। केमिकल में नाम लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन ये वहां से बना हुआ है। पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल नॉर्मली केमिकल का मैंने अपने किसी एग्जाम में क्वेश्चन देखा, लेकिन ऐसे आ जाएगा तो उलझ जाएंगे। तो जीन ट्रांसफर विदाउट ए वेक्टर, वेक्टर ऐसे हो तो। ठीक है, व्हाट इज ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन? What is true about Bt toxin? The concerned bacillus has antitoxins. नहीं, antitoxin की बात। The inactive protoxins gets converted into active form in the insect gut of with alkaline pH, जो वहां पर है वहां पे ही एक्टिव होता है। तो ये पूरी बात है जो अपन ने लिख रखी थी। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। Which of the following is used as vector for cloning genes into higher organisms? रेट्रोवायरस एनिमल्स में बताया था आपको मैंने। इसके अलावा एक भी वेक्टर के तौर पे अपन ने नहीं पढ़ा है। ठीक है ना, इनमें से डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, बताया था क्या? नहीं बताया था। ये डेफिनेशन आ सकती है कहीं, इसलिए मैंने डाल दिया है। डीएनए और आरएनए का सेगमेंट जो रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से लेबल किया जाता है उसे प्रोब कहते हैं। डीएनए होगा तो डीएनए प्रोब, आरएनए होगा तो आरएनए प्रोब। डीएनए प्रोब का डिस्कशन आता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, लेकिन हमने बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बात करी, इसलिए वहां नहीं लिखा था। ओके, सिंपल सा, रेडियो एक्टिव टैग किया जाए या रेडियो एक्टिवली लेबल किया जाए। सॉरी, agarose extracted from seaweed finds use in, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज ऑफ, ये पढ़ने रह गया था माइस से। ठीक है, अभी बताएंगे। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस हैज बीन यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रेजिस्टेंट टू, टोबैको में हुआ था। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का यूज करते हुए निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट डेवलप किए गए। दूसरी जो टेक्निक थी वो ART, एंटीसेंस आरएनए टेक्निक, जो फ्लावर्स और टोमेटो में यूज हुई थी। ठीक है ना, बायोलिस्टिक्स जीन गन इज सुटेबल फॉर, जीन ट्रांसफर करने में यूज करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल्स, जीन गन के लिए अपने को ध्यान रखना। ठीक है, which of the following technique is used to produce the GM crops?
जीएम ट्रांसजेनिक, जीई, ठीक है, जीएमओ। तो ट्रांसजेनिक यानी कि जीन ट्रांसफर से, जीन ट्रांसफर मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम आरडीटी, ठीक है। तो लिखा जीएम, अब हमें मैं पहले पता होगा जीएम के क्या क्या नाम है, ठीक है। और जी जैसे नाम ढूंढोगे ट्रांसजेनिक, आपको याद आ जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम मैंने बता रखा है आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ओके। Which of the following is a method of gene silencing? एक्चुअली आरएनए इंटरफेरेंस का ही एक नाम और होता है जीन साइलेंसिंग, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, मैंने इसकी हल्की सी डेफिनेशन लिखवाई भी थी, जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो वो आरएनए इंटरफेरेंस, जीन साइलेंसिंग यानी कि वो जीन के एक्सप्रेशन को रोका जाता है, जैसा कि आपके टोबैको में निमेटोड के लिए था, और तो फ्लावर सावर में पॉलिक इलेक्ट्रॉन यूरिनेज एंजाइम्स की एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया गया था, वो अपने को ध्यान रखना था। Which of the following enzyme is not involved in recombinant DNA technology? एंजाइम टूल्स सारे लिखवाए थे मैंने, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, लाइगेस दे दिया, कैटलेस, कैटलेस हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन, लेकिन ये भी उलझा सकता है। अरेंज द प्रोसेसेस दैट अकर इन पीसीआर इन सीक्वेंस, ठीक है। सबसे पहले डीनेचुरेशन, फिर ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, डीएई जैसे भी याद रखो। द टेक पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस, ठीक है। थर्मस एक्वेटिकस थर्मोस्टेबल जो एंजाइम है वहां से ऑब्टेन्ड हुआ था, ठीक है ना। कौन सी प्रोसेस में काम आता है ये? पीसीआर में, ठीक है। The DNA fragment separated on an agarose gel can be visualized after stirring with इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है। फिर उसके बाद किससे एक्सपोज करते हैं? यूवी रेस से। फिर उनको वहां से डीएनए फ्रेगमेंट्स को हटाने की प्रोसेस इल्यूजन, जिसको अपन ने कहा था, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ टोटिपोटेंसी प्रपोज्ड बाय हेबरलैंड, ठीक है। इन टिश्यू कल्चर सिस्टम दिस इज द मेन इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन, मैंने कहा था रूट ऑक्सीन, साइटोकाइनिन शूट, तो ये एडवांटेज है शूट फॉर्मेशन, उसके अलावा कोई शूट था ही नहीं। शूट इलोंगेशन अलग चीज है, जो शायद कौन करता है? इलोंगेशन जिब्रेलिन करता है, आप पढ़ते हो ना प्लांट हार्मोन में, ठीक है ना। साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन करता है, ये शूट फॉर्मेशन, शूट इलोंगेशन जिब्रेलिन करता है। हाँ, तो साइज बढ़ना, इलोंगेशन होना, वो इसी के लिए, ठीक है। The ability of single cell to divide and produce all differentiated cells in the entity is totipotency, जानते ही हैं हम। Which one of the following is the main application of embryo culture to overcome hybridization barrier? हो गए सारे? हाँ, एक और कहाँ रह गया? नीचे नीचे, हाँ वो तो आसान से ही होगा। हाँ, एप्लोड प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एंथर कल्चर, आसान सा है। सारे क्वेश्चंस, एक आध जो है लिखा नहीं था डीएनए प्रॉप वगैरह, प्रॉप का, बाकी सारे। और ये क्वेश्चंस कहां से हैं? जिनके हमारे PGAO या एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम्स में आने के फुल पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ये उठाए गए हैं नीट के एग्जाम्स। आप जानते हो नीट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मिलेंगे ऐसी जगह के, ये रिसेंट नीट के क्वेश्चंस में लेके आए, ठीक है। तो ये यूं समझना कि कहीं ना कहीं एक आधा टपकेगा इनमें से। ये मेरा बहुत अच्छा सिलेक्शन मैंने करने की कोशिश करी। बढ़े आगे, चलो ठीक है। तो लास्ट अपनी बात चल रही थी, हाँ, एडवेंटिशियस, ये आपको एनाटॉमी में पढ़ाते हैं, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन। एडवेंटिशियस अपन क्या कहें, शूट फॉर्मेशन से रिलेटेड ही है। पर्टिकुलर आपने रूट फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स भी होती है, वो थोड़ा एनाटॉमी का टर्म हो गया, मैं बता दूंगा, है ना। लास्ट पॉइंट था अपना, ओके। आगे आता है ट्रांसजेनिक एनिमल। कुछ भी नहीं पढ़ना ट्रांसजेनिक एनिमल में, थोड़ा बहुत ही बात
ट्रांसजेनिक एनिमल जिनमें नॉर्मली जीन ट्रांसफर किया जाता है, ऐसे सबसे कॉमन 5-6 ट्रांसजेनिक एनिमल कौन से हैं वो ध्यान रखें सबसे पहले। जिसमें सबसे पहला है, अभी था 90% जो है ट्रांसजेनिक है वो है माइस। माइस मतलब हाँ, जो भी माइस रेट और जो भी आप पढ़ते रहे हो वो माइस से लिखा आता मोस्ट। दूसरा और ट्रांसजेनिक की बात करें, शिप। आपने जो पढ़ा वो याद दिलाता हूं कि अपन ने डोली पढ़ रखा है। तीसरा काउ, रोजी। तो जब आए ऑप्शन में कौन सा ट्रांसजेनिक एनिमल है या नहीं है, तो एग्जाम्पल उनका दिमाग में याद करना। तो 3 तो ही हो गए, ठीक है। उसके अलावा पिग, उसके अलावा रैबिट, फिश, ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज होते हैं, ठीक है। उसके अलावा राइस वगैरह, सॉरी माइस जो है सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि ये जितने भी फार्मास्यूटिकल एक्सपेरिमेंट करना है उनको चूहों पे ज्यादा प्रयोग होते हैं, इसीलिए 95% से ज्यादा जो ट्रांसजेनिक है वो अकेले चूहे ही है, माइस ही है, ठीक है। तो इससे बढ़ते हैं अपन नोट करते हुए, फिर आगे बात करते हैं। आप मेरे साथ ही नोट करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक जो अपना चल रहा था, प्लांट्स पढ़ लिए थे, अब एनिमल्स पे थोड़ी सी बात है वो देखना है। जीएम क्रॉप और बायोफोर्टिफाइड क्रॉप में क्या डिफरेंस है? जीएम जो है वो ट्रांसजेनिक से डेवलप्ड को बोला जाता है, उसका मकसद कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और बायोफोर्टिफाइड का मतलब है जो जरूरी नहीं कि आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग, बस उसका मकसद है न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाना, न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड बात को बढ़ाना। वो बायोफोर्टिफिकेशन वो प्लांट ब्रीडिंग के किसी मेथड से हो सकता है, वो किसी और भी किसी भी मेथड से हो सकता है, ठीक है। तो हमने बायोफोर्टिफाइड गोल्डन राइस के लिए लिखा था क्योंकि वो न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बढ़ी थी। हमने लिखा था फर्स्ट बायोफोर्टिफाइड जीएम क्रॉप, दोनों वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। कर लिया नोट? एनएससी के एग्जाम में 5 से 6 से ज्यादा क्वेश्चन बायोटेक के आए थे। चलो बढ़िया बात है, हो सकते हैं इनमें से आए होंगे, अगर किसी ने दिए होंगे। किसी ने दिया था क्या? कितने आए थे कुछ अपने वाले में से? क्या बात, 4-5 अपने में से आ गए। और कोई लोग के सही ईमानदारी है? कितने आए? 6-7 अपने में से थे। अच्छा, नहीं कर लिए, किए नहीं किए ये बताओ पहले। हाँ सही, वो भी सही किए नहीं किए, कर लिए क्या? चलो बहुत बढ़िया। तो और बहुत बड़ा मैटर नहीं है, आप देखोगे 10th पार्ट चल रहा है अपना, ठीक है। अपना ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म ही हो रहा है। और कोई तो ऐसा कोई क्वेश्चन आया क्या जो अपने को नहीं पढ़ा? क्या? चलो वो तो अपने हाथ की बात ही नहीं है। चलो ठीक है, बात करते हैं आगे। चलो आगे बात करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। अब इसमें डॉली शिप वाली बात ऑलरेडी लिखा दी थी मैंने। मैं एक रोजी काऊ वाली अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना। तो ट्रांसजेनिक रोजी पे बात करते हैं। रोजी कब डेवलप हुई थी? 1997, ठीक है। ध्यान से एक मिनट देख लेना इधर। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ कौन सी है? यही है फर्स्ट ट्रांसजेनिक, कहो जीएम कहो जी कहो, ट्रांसजेनिक काऊ। फॉर डेवलप फॉर किसके लिए करी थी? फॉर ह्यूमन एनरिच मिल्क,
पहले समझ लेना, नोट मत करना दोस्त। डेवलप फॉर ह्यूमन एनरिच्ड मिल्क, मतलब मानव वर्धित दूध जिसको कहेंगे ह्यूमन एनरिच्ड मिल्क। ऐसा गाय का दूध जो मदर के दूध, अपनी मां के दूध के समान हो, ह्यूमन एनरिच्ड मिल्क, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 2.4 ग्राम ह्यूमन अल्फा लैक्टोअल्बुमिन प्रोटीन होती है। ये प्रोटीन का नाम ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में आती है, लैक्ट अल्बुमिन। ठीक है, बहुत आसान सी चीज है, बस 2-3 चीजें इससे पूछते हैं। सबसे पहली बात, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ कौन सी है, ठीक है, कौन सा उसका कैरेक्टर है, ह्यूमन एनरिच्ड मिल्क है, ठीक है, तो और ह्यूमन अल्फा लैक्टोअल्बुमिन, इसके अंदर जो प्रोटीन है वो अवेलेबल है, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज है जिसको रोजी से कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो रोजी किससे संबंधित नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। RHLF, RHLF रिकॉम्बिनेंट, रोजी की बात होगी, उसके अलावा अगला पॉइंट, रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन लैक्टोफेरिन, लैक्टोफेरिन, ये क्या एक्चुअली जीन है, ठीक है। तो ये जीन जो है क्या करता है, अगर ये जीन हमारे बॉडी में पहुंचेगा, नाम ह्यूमन आ गया, ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन लैक्टोफेरिन जीन जो है अगर हमारी बॉडी में पहुंचेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। अब ये कहीं भी इसको प्रोड्यूस, बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल में इसको प्रोड्यूस किया गया, लेकिन मेनली इसको किया गया काऊ में। तो काऊ का जो मिल्क है, रोजी से हटके बात चल रही है, काऊ का जो मिल्क है, उस मिल्क में इस जीन को प्रोड्यूस ट्रांसजेनिकली होके आता है, और वो दूध आप पियोगे तो उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो उसका मकसद अलग है, इसका मकसद अलग है, ये बच्चों में ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो ये अपन ध्यान रखेंगे कि जीन फर्स्ट फोर, ये पर्टिकुलर काउ का नाम पे लिखा हुआ नहीं मिलता है, ये क्वेश्चन जब भी आया था डायरेक्टली जीन के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। तो पर्टिकुलर किसी काउ में नहीं, क्योंकि ये एक जीन है जिसको, जैसे हमने इंसुलिन इकोलाई प्रोड्यूस करा, इकोलाई की दूसरी स्पीसीज में भी कर सकते थे, वैसे ये बस एक आप कहोगे ना कि उसका मल्टीप्लीकेशन करने के लिए काउ का यूज किया है, तो इसलिए नोट कर ले इसको। हाँ, ये भी 97 में। कहीं पढ़ने में दिक्कत आ रही क्या यहाँ पे? 2.4 ग्राम ह्यूमन अल्फा लैक्टोअल्बुमिन, अल्फा, अल्फा बीटा तो थोड़ा ज्यादा खींच गया अल्फा। और आप बीटी टोमेटो क्या क्वेश्चन पूरा डालें, अगर आपको कुछ पूछना है कमेंट में। कर लिया नोट्स ने?
पढ़े आगे? हाँ बता दें। एक बार वापस देख लो, 2 मिनट वापस से देख लो। रोजी जो है ट्रांसजेनिक काऊ है। पहली बार किसी गाय के अंदर जीन ट्रांसफर टेक्निक यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज किया गया, और ट्रांसजेनिक जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनने वाले एनिमल को ही बोलेंगे। तो ये ट्रांसजेनिक एनिमल सबसे पहला है, वो कौन सा है? काऊ में भी रोजी, काऊ में बोले तो रोजी, ठीक है। तो इसलिए अपन लिया फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ। क्या इसके अंदर था कि इसका जो मिल्क था ह्यूमन एनरिच। ह्यूमन एनरिच मतलब हमारी माँ का जो दूध होता है उसकी जो क्वालिटीज है वो क्वालिटीज इसके अंदर डाली गई, ठीक है, ताकि जो बच्चे कई बार जिनको माँ का दूध नहीं मिल पाता बचपन में किसी कारण से, तो उनको इस मिल्क से उसकी सप्लाई पूरी हो सके। तो इसमें ये जो प्रोटीन है एल्बुमिन प्रोटीन्स में आता है, तो लैक्ट एल्बुमिन अल्फा, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन जो प्रोटीन है वो इसमें कितने ग्राम है, कभी ये भी क्वेश्चन पूछ रहे तो 2.4 ग्राम पर लीटर आप कह सकते हो इसके दूध के अंदर होता है, ठीक है। नीचे है RHLF। RHLF जो है जीन का नाम है, रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन लैक्टोफेरिन। लैक्टोफेरिन आयरन से रिलेटेड है, ठीक है, फेरिन है। तो ये जीन कहां डाला गया? काऊ में ट्रांसफर किया गया था, ताकि वहां पर इस जीन का मल्टीप्लिकेशन हो सके और वो दूध हमारे इम्यूनिटी को बढ़ा सके। तो लाइक नेचुरल ह्यूमन मिल्क, नेचुरल ह्यूमन मिल्क जो होता है, आप कोलेस्ट्रॉम भी आप जानते हो, या नॉर्मल मदर का मिल्क होता है, वो बहुत ही बड़ा क्या बोलोगे हेल्थ के लिए उस छोटे बच्चे के लिए होता है, ठीक है। उसका कोई कंपटीशन, कोई न्यूट्रिशन पूरे वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है बच्चे के लिए। तो जो नेचुरल ह्यूमन मिल्क है उसके जैसी इम्यूनिटी दूध जो दे सके, जिसमें जीन डाला गया RHLF, जो एडल्ट के लिए भी हमारे लिए भी अच्छा है, जब तो वो क्वालिटीज इस दूध के अंदर मिल सकती है। तो ये RHLF जीन किसमें डाला गया? काऊ में। प्रैक्टिकली हो रहा नहीं हो रहा डेवलपमेंट, ये अपन नहीं कह सकते, ठीक है। ओके, ये शायद पीजी वगैरह किसी एग्जाम में पूछा हो क्वेश्चन, ठीक है ना, आपको बता दो। चलो बढ़े आगे, ठीक है। ये ट्रांसजेंडर की बात खत्म। अब एक छोटी सी 2 पॉइंट में एक बात करेंगे जिसे अपन कहेंगे बायोपायरेसी। 3 पॉइंट बात करेंगे, ठीक है, फिर आगे बात। बायोपायरेसी क्या होती है समझते हैं। आपने नाम सुना होगा पायरेट्स ऑफ कैरिबियन। पायरेट्स मतलब लुटेरे, ठीक है, पायरेट्स मतलब लुटेरे। बायोपायरेसी मतलब हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेस से लुटेरे, ठीक है। तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं बिना परमिशन के, जिसका वो ऑथराइज उससे रिलेटेड पर्सन है, संस्था है, उसकी बिना परमिशन के अपने नाम पर कोई चीज पेटेंट करा लेते हैं। ऐसे कंट्रीज में कई जगह काम हो चुका है। उसमें 3 एग्जांपल्स अपन बात करेंगे बायोपायरेसी में। सबसे पहला राइस, बासमती राइस जो हमारे इंडिया का है, नाम ही आपका हमारी जो आप कहते हो ना इंडिका रेस, वो राइस की रेस इंडिका जैपोनिका जवानिका 3 आप पढ़ते। इसका पेटेंट करा था राइस टेक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, ठीक है। उस कंपनी ने टैक्सामती ट्रेड नेम से, टैक्सामती हम कहते बासमती, इन्होंने टैक्सामती नाम दे दिया, जिसका बाद में केस चला था बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है कि जो नीम है, नीम की जो आपकी फंजीसाइडल जो प्रॉपर्टी होती है उसके लिए आपके यूनाइटेड के सॉरी कौन सी मैं बताता हूँ, यूरोप ने भी उसके अगेंस्ट उसके लिए पेटेंट फाइल कर दिया था नीम की फंजीसाइडल प्रॉपर्टी के, ठीक है, जो भी बाद में क्लियर हुआ, ठीक है। तीसरा टर्मेरिक, हल्दी, हल्दी का हीलिंग प्रॉपर्टी, घाव लग जाए हल्दी लगा लेते हैं, ठीक है, कुछ नहीं तो पौधों में डाल दो हल्दी तो काम करती है, तो ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टी के लिए एक यूनिवर्सिटी है मिसिसिपी, नाम भी खतरनाक है, मिसिसिपी यूनिवर्सिटी के, वहां के अमेरिकन रिसर्चर्स है, वो मेडिकल सेंटर की एक यूनिवर्सिटी है,
वहां के अमेरिकन रिसर्चर्स ने इसका पेटेंट भी अपने नाम पे कर लिया था, सारे थे हमारे इंडिया के सारे लूट ले रहे। तो ये 3 एग्जांपल्स के साथ इसकी डेफिनेशन नोट करते हैं, कहीं भी क्वेश्चन आता है। बायोटेक की बात नहीं मानते हुए, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये कहीं कोई नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, इसमें तो नोट कर ले आप मेरे साथ ही। छोटी चीजें जो कि सब्जेक्ट में पढ़ने से स्किप रह जाती है और क्वेश्चन आ जाता है इसमें। यहाँ पे स्टार्टिंग थोड़ा देख लेते हैं लैंग्वेज बायो। आज थोड़ी राइटिंग सही नहीं आ रही है, मैनेज करना। आईएनसी कंपनी के नाम में एंड में लिखा होता, कई बार इनकॉर्पोरेटेड पूरा होता उसका मतलब। टीएन मतलब ट्रेड नेम, क्या टेक्सामती ट्रेड नेम इन्होंने दिया था। नीम के भी साइंटिफिक नेम में होता है अजय डिरेक्टर इंडिका, ठीक है ना, तो अपन जानते हैं इसके बारे में। टेक्स कहाँ पे, राइसटेक आईएनसी मतलब इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है ना, अपन लिखते हैं ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का, पढ़ने में आ रहा है क्या। आईएनसी का पूरा नाम है इनकॉर्पोरेटेड।
थोड़ा सा बीच में यूनिवर्सिटी का नाम और रीड करना। आपने लिखा तो नहीं था? कोई बात यार, वो यूनिवर्सिटी का नाम और बीच में ये भी खतरनाक वाला नाम। इतना फास्ट लिख लेते हो, वेरी गुड। हाँ, नाम खतरनाक है, मिसिसिपी। आवाज नहीं। हाँ, बीच में एक एस ज्यादा आ गया। अरे कोई क्या फर्क पड़ रहा है यार, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे ग्रामर में जीतना है लोग। कितना के लोड है। प्रायर ऑथराइज, क्या लिखा है ऑर्गेनाइजेशन में? प्रायर ऑथराइजेशन। क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सी जीएम क्रॉप है? उसमें टोबैको, मस्टर्ड, बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, इनमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं था। टोमेटो था, बाकी कोई और क्रॉप के नेम तो बीटी टोमेटो हो सकता है क्या? टोमेटो तो बीटी नहीं लिखा होगा, फिर टोमेटो लिखा होगा तो फ्लावर स्टार के लिए लिखा है ना, इसमें क्या सोचने वाली बात, ठीक है ना। एक और किसी ने कुछ पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप आर परमिटेड इन इंडिया? बीटी टोमेटो, बीटी मशरूम, बीटी मस्टर्ड, नन ऑफ दिस। ठीक है, बीटी नाम से कोई भी क्रॉप परमिटेड नहीं है, नन ऑफ दिस यानी कि बीटी कॉटन, ठीक है ना। अपन ने पढ़ा उससे कभी, मैंने कहा नन ऑफ दिस आंसर भी होते हैं, इसका आंसर नन ऑफ दिस। कर लिया नोट सबने? कोई डाउट इनमें? याद ही करना है, कभी आ जाए मेज द पेयर आ जाए, ठीक है। एक बार वापस देख लो, बायो रिसोर्सेज का कोई भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हो उसका, ठीक है, अनऑथराइज, कुल मिला के अनऑथराइज, बिना ऑथराइजेशन के, बिना किसी के परमिशन के ये अपने नाम पे कुछ भी पेटेंट कराते जा रहे हैं तो वो गलत है, ठीक है। उससे कहते हैं बायो पायरेसी, क्योंकि आपके ऐसे मिलते जुलते वर्ड एग्जाम, बायो फोर्टिफिकेशन और बायो पायरेसी, हम उनमें भी उलझ जाएंगे कई बार, ठीक है। उसके अलावा दो तीन एग्जाम्पल दे दिए। बासमती राइस का अमेरिकन की कंपनी ने टेक्सामती नाम से ट्रेड नेम पेटेंट करा भी लिया था, फिर ये तो सक्सेसफुल करा लिया था इन्होंने, तब सोचो कि कैसे पेटेंट भी हो गया। नीम का करने वाले जो फाइल हुआ था, ठीक है, जो पेटेंट फाइल फॉर फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ नीम बाय यूरोप, ये यूरोप से हुआ था, ठीक है ना। और टर्मेरिक का अमेरिकन रिसर्च ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर के, उन्होंने हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ टर्मेरिक के लिए किया था, ठीक है। हो गया नोट सबका? चलो एक बात और सुनो, एक मिनट। हाँ, ये एक ही कह रहा था मैं कि आप लोगों ने जो मुझे बोला था ना, अब आपकी सतीश सर से मेरी बात होनी बाकी रह गई। आपने कहा था वो पेटेंट नहीं वो सॉरी अप्रूव नहीं हुई थी डीएमएच, लेकिन है अप्रूव अक्टूबर 2022, ठीक है। आप तो साल और महीना नहीं लिखो, उन्होंने लिखा है, उनसे मैं बात कर लेंगे। मैं उनसे बात करनी नहीं, उन्होंने कहीं पढ़ा होगा, बट मैंने इसको मैं कहीं लिखा था उन्होंने, मैं 4-5 फिर रिसर्च पेपर चेक करता हूँ। अक्टूबर 2022 में वो अप्रूव हुई थी, सेकंड जीएम क्रॉप जो हमारे इंडिया में अप्रूव हुई थी, डीएमएच 11, अक्टूबर 2022।
देखो इनमें लैंग्वेज का फेरबदल हो सकता है, कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए नहीं निकला हो सकता, लेकिन अप्रूव अप्रूव कौन करता है ये बताओ? जीईसी। तो जीईसी अक्टूबर 2022 में अप्रूव कर चुकी है। अब इसका कमर्शियल कल्टीवेशन हो रहा नहीं हो रहा, सर ने हो सकता है उस सेंस में लिखा है। सर सर ने क्या लिखवाया था? क्या क्या नहीं हो रहा है? सर ने कमर्शियल कल्टीवेशन बोला ना, तो सर उनकी जगह सही है। आप मैंने किसी ने मेरे को बोला था सर अप्रूव नहीं हुई, सर ने ऐसा लिखवाया, तो अप्रूव का वो नहीं बोलेंगे, वो एग्रोनॉमी की बात करें तो वो कल्टीवेशन की बात करेंगे। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, जीस की जो बात करें, जीस के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है अपन ने। ठीक है, तो आपको पूछ रहे विच इज द कंट्रोलर ऑफ जीएम क्रॉप्स इन इंडिया। इंडिया में रेगुलेटर जो है जीएम से रिलेटेड कौन है? तो ये सारी बात क्लियर है। ठीक है, अब अपना एक लास्ट क्वेश्चन इसमें बचता है, वो है मार्कर। सबसे डरावना सा, लेकिन डरेंगे नहीं। इसमें अपन क्या करेंगे, जो काम की चीजें उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते, फिर मेरे पास हिट आई। ठीक है, हल्का से स्टार्ट करते फिर आगे बढ़ते। मार्कर क्या होता है समझते हैं बात को। अब यार तुम कुछ दिन से मैं आया नहीं, तो यार आप देखोगे यार कि रोज सर स्कूटी लाते हैं, बाइक लाते हैं, कभी कैसे आते हैं, गाड़ी भी नहीं दिख रही, मतलब स्कूल में है ही नहीं। आपको पता जनता को है ही नहीं, छोड़ो सर है ही नहीं, आज क्लास ही नहीं। ठीक है, तो आपने क्या ढूंढा? मैं तो नहीं मिला, लेकिन मेरा मार्कर ढूंढ ली। ठीक है, मार्कर वो चीज होती है जो किसी चीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे। आप पेन से मार्क कर देते हो खड़ पे, आपको काम की चीज दिख जाती। मार्कर का मतलब समझ में आएगा? 4 तरीके के मार्कर होते हैं, हम जिसमें से एक ही पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजिकल, जो देख के। ठीक है, साइटोलॉजिकल, जो सेलुलर कंपोनेंट सेल के बेस पे। बायोकेमिकल, अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस के बेस पे। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट डीएनए मार्कर, उसी का नाम जेनेटिक मार्कर, उसी का नाम मॉलिक्यूलर मार्कर, जो ही अपने को पढ़ना है। पहले जो बात बोली वो लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये फिलहाल डेफिनेशन केवल मार्कर की, मोलिकुलर नीचे आ जाएगा, है ना।
कर लिया नोट? तो मार्कर्स आसान से क्या है, ऐसा कैरेक्टर जो आसानी से आइडेंटिफाई किया जाए, ठीक है। तो भाई आप ऐसा तो नहीं कि यार अब मेरे को ढूंढना है तो आसानी से बाइक पहचान में आ सकती है, तभी तो मेरे को बाकी ऐसे और क्या ढूंढोगे, तो इसलिए आसानी से जिसको पहचान पाए वही। अब होता क्या है कि ये हमारे ये वाला सबसे काम जो अभी पढ़ेंगे, थोड़ी सी बात करते हैं। 4 तरीके के मॉर्फोलॉजी को देखते हुए ये इस पे कोई नहीं, केवल नाम ध्यान होने चाहिए सबसे बात। सबसे मेन है डीएनए मार्कर का हो, मोलिकुलर मार्कर का हो, जेनेटिक मार्कर का हो, तीनों का मतलब सेम है, अलग अलग नहीं है, ये ध्यान रखो, अलग अलग नाम है इसी के, ठीक है। अब क्या होता है कि मार्कर ये है कि बहुत बार कोई कैरेक्टर अगली जनरेशन में ट्रांसफर करना है प्लांट ब्रीडिंग से, क्योंकि ये प्लांट ब्रीडिंग में काम आता है, जिसे हम कहते हैं मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन या मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग के नाम से एक ब्रीडिंग मेथड है, जहां पर कोई कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है अगली जनरेशन में, तो हमें उस कैरेक्टर की एक्सप्रेशन के लिए, उस कैरेक्टर की एक्सप्रेशन होने का जो भी टाइम है, फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग है, तब तक हमें वेट करना पड़ता है। मान लो उसकी फ्रूटिंग होगी 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 4 महीने तक वेट करो कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। ये जो चीज है ये आपके जीन लेवल पर है, डीएनए लेवल पर है। जीन तो सीड बनते ट्रांसफर हो चुका है, तो ट्रांसफर हो चुका है, तो वो जो प्लांट सीडलिंग स्टेज में होगा उसका डीएनए निकालो, और मार्कर क्या होगा, एक डीएनए की छोटी सी सीक्वेंस है, ठीक है। मान लो ये हमारा कोई कैरेक्टर है, ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस का, इसके पास एक छोटी सी डीएनए की सीक्वेंस जो क्या है उसे बोला गया मोलेकुलर मार्कर। ये दोनों आपस में जुड़े हुए, जैसे लिंकेज पढ़ते ना आगे, दोनों जुड़े हुए। ये अब ये अगली जनरेशन में जाएगा, ये भी जाएगा, तो हम इसको नहीं ढूंढ रहे, हम केवल इसी को ढूंढ रहे हैं। तो ये अपन सीडलिंग स्टेज में भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और ये आइडेंटिफाई हो गया तो हमें वो 4 महीने वेट नहीं करना पड़ेगा। जीन आ गया मतलब एक्सप्रेशन मर्जी बढ़े तब हो, मार्कर पहुंचा मतलब जीन भी पहुंच चुका है। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है जो काम आती है, इसको अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे पूरा अच्छे से, ठीक है ना। एक चीज और बहुत अच्छा क्वेश्चन याद है, शायद इफको का एग्जाम था, इफको का भी था, इफको का था क्या, या फिर हो सकता है एनएससी का ही था, उसी में से मेरे को संडे को एनएससी था क्या, हाँ तो हो सकता है किसी ने मेरे को इफको बोल दिया होगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछा था मुझे किसी ने बहुत, कि कॉलेप्टेरियन इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए आया था क्वेश्चन किसी के कॉलेज। अब अपन ने 3 जीन पढ़े थे बीटी कॉटन में, तो हमने तो तीनों ऑर्डर की बात कर ली थी, ठीक है। तो बीटी जो जीन है, तो उसमें हमने केवल कॉलेप्टेरियन इंसेक्ट्स में कौन सा जीन आपका बीटी में बीटीज का यूज किया जाता है, वो है क्राई थर्ड सी, क्राई थर्ड। तो नोट करके एक पॉइंट लिखते हैं, कहीं आए क्वेश्चन अच्छा है। इसकी जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वो दिखा देता हूं मैं। ठीक है, बीटी क्रिस्टल प्रोटीन फॉर कोलेप्टेरियन इंसेक्ट्स ओनली, ये लेपिडोप्टेरा में, डिप्टेरा में यूज नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा होगा आज की क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं आई तुम्हारे को? चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।